नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस का जो हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हम वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य पर सवाल पूछेगा, वो आर्यों के निवास स्थान पर सवाल पूछ सकता है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति पर, राजनीतिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर और उनके धार्मिक स्वरूप पर। इसके अलावा जो सवाल वो पूछेगा ना, वो आप इनके आधार पर उसका उत्तर दे सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आ जाता है क्वेश्चन जो पूछेगा वो ऋग्वैदिक साहित्य पर पूछेगा। अच्छा, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? तो भैया देखो, वैदिक काल जो था ना 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल कहलाता है जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऋग्वैदिक साहित्य। सबसे पहले कौन सा आएगा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। ये आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, मतलब भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 मार्कर या 5 मार्कर में आपको ये लिख कर आना है। 10 मंडल और 1028 सूक्त ऋग्वेद में थे। अब देखिए, आपको कीवर्ड लिखना है भैया। 10 मंडल और 1028 सूक्त। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्र। आपको पूरा सेंटेंस नहीं बनाना, सिर्फ ऐसे कीवर्ड। पाठकर्ता होत्र। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। चतुर्वर्ण में क्या जाएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये प्री के लिए भी आपके काम का हो गया। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। क्यों लिखा था? जो अनार्य लोग थे उनको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का मतलब वर्णन किया है। अगला, गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ऋग्वेद में देखने को आपको गोत्र शब्द देखने को मिलता है। और जो गोत्र बन चुके थे ना, वो आपको उत्तर वैदिक काल में दिखने लगता है। चलिए अगला देखते हैं। वैदिक साहित्य कौन सा हो गया? तो सामवेद। सामवेद जो है पद ऋचाओं का संकलन है। पद से मतलब हो गया कविताओं टाइप में, जिन्हें गाया जा सके। तो पाठकर्ता कौन है? उद्गाता है। और इससे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद का। ये तो आपको ये लिख कर ही आना है। और एक्स्ट्रा में लिख सकते हो 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख। कौन से? सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ये हो गया भैया सामवेद। मतलब गद्य पद ऋचाओं का संकलन, पाठकर्ता उद्गाता, भारतीय संगीत का जनक और 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख सामवेद में देखने को मिलता है। अब आता है चौथा वेद। कौन सा हो गया? यजुर्वेद। इसमें क्या है भैया? यज्ञों और बलि के नियमों का संकलन है। कि मतलब जो आपका मतलब अग्नि वेदिकाएँ बनेगी वो कितने बाय कितने की बनेगी, बलि के समय बकरे को कैसे काटना है या क्या पूजा करना है, उसके नियमों का संकलन यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। यह आप लिख कर आना। और ये गद्य एवं पद दोनों में है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपको बहुत कम क्यों पढ़ा है? क्योंकि भैया 9 लाइन में आपको अब बहुत ही सटीक उत्तर लिखना है। एक्स्ट्रा पढ़ के, एक्स्ट्रा फैक्ट दिमाग में डाल के आपका कुछ नहीं होना है। कम पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है। चलिए चौथा वेद देख लेते हैं, अथर्ववेद। इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। वो 3 मार्कर में वेद त्रयी दे सकता है, ठीक है। वेद त्रयी में कौन कौन से जाएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये वेदों में सबसे अंतिम में लिखे गए, ठीक है। और इसको क्या हो गया? अथर्व ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद। वर्णन क्या देखने को मिलेगा इसमें? वशीकरण, जादू टोना और शल्य क्रिया। तो ये शल्य क्रिया जरूर लिख कर आना 3 मार्कर और 5 मार्कर में, ये आपको नोट करना है। इसका प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। अथर्ववेद की सबसे बड़ी बुराई क्या है? तो ये कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ये तो चाहता है कि बस पुरुष ही जन्मे, बच्चे मतलब मेल बच्चे ही जन्मे। चलिए आगे देखते हैं। अगला वैदिक ग्रंथ कौन सा है? तो अगला वैदिक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आप क्या लिख के आओगे? तो ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करी गई। तो आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की तो जगह नहीं है, तो क्या लिखोगे? वैदिक संहिताओं की व्याख्या। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचवेद और अथर्ववेद का गोपद। शतपथ ब्राह्मण में जो है ना भैया, आपको स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो अर्धांगिनी
किस किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अगर 3 मार्कर आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर, तो आपको जो तीसरा पॉइंट लिखते हैं 3 मार्कर में विशेष वाला, तो आपको लिख के आना तीसरे पॉइंट के अथर्ववेद के विशेष वाले में कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है, सामवेद का पंचवेश, यजुर्वेद का शतपथ। तो इससे क्या होगा, 3 मार्कर में आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। फिर अंतिम पॉइंट ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित कि इससे बिंबिसार पूर्व घटनाओं की हमें जानकारी मिलती है। अब आगे अगला बढ़ते हैं वैदिक संहिताओं पे। तो अगला वैदिक ग्रंथ है आरण्यक। आरण्यक से ही समझ में आ रहा है, अरण्य बना है, अरण्य मतलब होता है वन। तो ब्राह्मणों के परिशिष्ट को आरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट को हम कहते हैं आरण्यक। अरण्य का मतलब होता है वनों में लिखा ग्रंथ। जब ऋषि मुनि वनों में जाएंगे, अगर आप भी वन में जाओगे ना, तो आपके आत्मा भी दार्शनिक हो जाएगी। तो इनमें क्या मिलता है, दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश किया गया है। अरण्यक कौन कौन से? तो एक शतपथ अरण्यक और बृहदा अरण्यक। हमेशा एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद। तो वैदिक संहिताओं में सबसे आखिरी में आते हैं उपनिषद। तो वेदों के अंतिम भाग, ये पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 108। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको उदाहरण लिखना, तो छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद और जावलो उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद से आपको सत्यमेव जयते का जो हमारा भारत का आधिकारिक वाक्य है वो देखने को मिलता है। और जावलो उपनिषद में हमें चारों आश्रमों का उल्लेख पहली बार मिलता है। और वो चारों आश्रम कौन कौन से, कमेंट करके बता दो यार। तो इस तरीके से हमने वैदिक साहित्य कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा सवाल आता है आर्यों के निवास स्थान से संबंधित। देखो भैया, जो आर्यों का निवास स्थान मतलब कि वैदिक सभ्यता किनसे, जो जिन्होंने आर्यों ने बनाई थी वो आए कहाँ से थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, इसके लेकर भारत के जितने भी इतिहासकार हैं और विदेशों के इतिहासकार हैं उनमें गजब के मतभेद हैं। जब उनमें मतभेद है तो हम लोग कैसे डायरेक्ट आंसर बता देंगे? तो हम जो भी पॉइंट कहेंगे उसको समर्थक इतिहासकारों के साथ बताएंगे। जैसे आर्य जो थे सप्तसेंधव प्रदेश के थे, ये बात किसने कही? तो ये समर्थक इतिहासकार इसके हो गए अविनाश चंद्र भैया, ठीक है। तो सप्तसेंधव प्रदेश मतलब जो 7 नदियों का क्षेत्र है ना अपना, सिंधु, चेनाब, सतलुज, ये वाला इलाका। तो इन्होंने सप्तसेंधव प्रदेश का आधार क्या माना कि ऋग्वेद में कहीं भी बाहर से आकर बसने का प्रमाण नहीं है आर्यों का। मतलब जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें आर्यों को ऐसा नहीं बताया कि ये फला जगह से आए थे, वो सप्तसेंधव प्रदेश की बताया। और भौगोलिक परिवेश जो ऋग्वेद में दिया है आर्यों का, उसकी समानता सप्तसेंधव प्रदेश से मिलती है। तो इस प्रकार सप्तसेंधव प्रदेश हो गया। दूसरा तर्क होता है कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। और ये बात किसने कही? दयानंद सरस्वती जी ने कही अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। ये भैया आपका 3 मार्कर का एक सवाल हो जाता है। अगला, जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। और ये बात किसने कही? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कही अपनी पुस्तक द आर्किटिक होम्स इन द वेदास। ये भैया आपसे प्री पे कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसका आधार क्या कहा? तो तिलक साहब कहते हैं कि ऋग्वेद में एक जगह 6 माह की रात और 6 माह का दिन का वर्णन है। और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ पोल में 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। इस आधार पर उन्होंने माना कि जो आर्य थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिर चौथा पॉइंट, जो आर्य थे मध्य एशिया से आए थे। और ये बात किसने कही? तो ये बात कही मैक्स मूलर ने। और कारण क्या बताए कि जो आर्यों की एक शाखा थी ना, अफगानिस्तान से होते हुए चारे और भोजन की तलाश में भारत तक आ गई। तो हमने ये 4 तर्क दे दिए। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भैया निवास स्थान हेतु इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन सबसे तार्किक हमें सप्तसेंधव प्रदेश प्रतीत होता है। इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए अब अगला सवाल, मतलब तीसरा सवाल जो ऋग्वैदिक काल से बन सकता है, तो उसके सामाजिक जीवन से बनेगा, ठीक है। तो सामाजिक जीवन का आप इंट्रो कैसे लिखोगे कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा, इनका समाज जो था रक्त संबंध पर आधारित था। ये 2 इंट्रो आप लिख सकते हो। चलिए इनके समाज की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला, ऋग्वैदिक समाज जो है समता मूलक समाज था। जैसा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता के दौरान बताया था, समता मूलक समाज मतलब इनमें ना छुआछूत था और ना ही जाति प्रथा थी, बिल्कुल प्योर थे।
दूसरा वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के हमने देखा था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10th मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों की पहली बार जानकारी मिलती है। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तीसरी विशेषता पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज हमने क्यों बोला? कि जो परिवार का मुखिया होता था वो हमेशा पुरुष हुआ करता था, और पुरुष को मतलब परिवार के मुखिया को एक शब्द बोला गया कुलुप, कुलुप कहते थे। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, स्त्रियों की दशा। किसी भी समाज में स्त्रियों की दशा कैसी, तो वो देख लेते हैं। तो जो स्त्री थी उनकी दशा अच्छी थी, बाल विवाह बिल्कुल नहीं था, विधवा पुनर्विवाह हो रहा था उस टाइम, और उसके अलावा सभा, समिति और विधत की सदस्य ये लोग बन सकती थी। सभा किन लोगों से मिलती थी? तो सभा ऋग्वेदिक कालीन उच्च संभ्रांत लोगों की एक मतलब संगोष्ठी थी। समिति आम लोगों की एक संगोष्ठी थी। विधत मतलब जो असैनिक कार्य थे ना उनको देखरेख करती थी। स्त्रियों को उपनयन संस्कार व शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, और स्त्री मतलब उस काल की जो प्रमुख स्त्रियाँ जो विदुषी थी, लोपमुद्रा, सिक्ता और विशंबरा थी। ये 3 पॉइंट आप लिख कर आना। अगला देख लेते हैं इनकी समाज की विशेषता, दास प्रथा। जैसे कि दास प्रथा ऋग्वेदिक काल में थी, और कौन लोग दास बनाए जाते थे? अगर आप किसी को युद्ध में हराओगे, आपने किसी को युद्ध में हराया, तो जो युद्धबंदी थे उन्हें दास बना लिया जाता था, और उनका यूज़ करा जाता था गृह कार्य में। ध्यान रहे कृषि कार्यों में उनका यूज़ नहीं होता था। फिर आ जाता है छठवां, विवाह। तो जो विवाह पद्धति थी उनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह चलता था, और मान्यता अनुलोम विवाह को थी। बस इतना ही लिखना भैया, 5 मार्कर में आपके पास ले देखे 9 लाइन है, कीवर्ड ही लिख पाओगे। अगला शिक्षा। तो ऋग्वेदिक कालीन की शिक्षा कैसी थी? मौखिक थी। बढ़िया, हमने देखा ना पीपल के पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठ गए और नीचे शिष्य बैठ गए और उन्हें ज्ञान दे रहे। गुरुकुल व्यवस्था थी, जिस तरीके से भगवान अपने कृष्ण भगवान उज्जैन पढ़ने आए थे गुरुकुल, घर त्याग के जंगल के बीचों बीच। फिर किसी भी समाज में खान पान कैसा होता है वो देख लेते हैं। समाज में खान पान, तो ऋग्वेदिक समाज में खान पान जो था मांसाहार और शाकाहार दोनों था, गाय मांस प्रतिबंधित था, ये याद रख लेना। दूसरा खान पान देख लिया। अब वेशभूषा देख लेते, वो पहनते क्या थे? तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र ये दोनों वो पहनते थे। बस बात खत्म। सबसे अंत में आ गया भैया, किसी भी समाज की ज़रूरत है मनोरंजन के साधन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसने हमारे समाज को भी बर्बाद कर रखा, लेकिन ठीक है। मनोरंजन के साधन में क्या जाएगा? जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे और मुर्गा लड़ाते थे, यही मनोरंजन के साधन। एक चीज़ और समझ लो भैया, जैसे अगर वो हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन पूछे ना, कुछ पॉइंट बिल्कुल ऐसे, समतामूलक समाज तीनों में, वर्ण व्यवस्था तीनों में, पितृसत्तात्मक की जगह जाएगा, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक हो जाएगा। स्त्रियों की दशा वाला पॉइंट आप लिख के आओगे, पशुपालन लिख के आओगे, दास प्रथा लिख के आओगे, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा और मनोरंजन के साधन, ये पॉइंट आपके एक से हैं। अगर ये पॉइंट आप तीनों में चेप दोगे ना तो कम से कम 2-2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं राजनीतिक जीवन, ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन। तो जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में क्या लिखोगे, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल हमें देखने को मिलता है, और इसकी राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें ऋग्वेद ग्रंथ से मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं राजनीतिक जीवन। तो इनका राजनीतिक स्वरूप कैसा था? तो राजनीतिक स्वरूप था राजतंत्रात्मक, और राजा जो थे भैया पद वंशानुगत था, बाप के बाद बेटा बन जाएगा। फिर जो राजा बन गया उसके कुछ कर्तव्य भी रहे होंगे तब, तो कर्तव्य क्या थे? युद्ध हो रहा, युद्ध में हमारा नेतृत्व करो। दूसरा, हमारे कबीले की सुरक्षा करना भैया तुम्हें। तो राजा के सिर्फ 2 काम, नेतृत्व और सुरक्षा। तीसरा पॉइंट आ जाता है, अब जो राज है उनका, उसका प्रशासनिक संगठन कैसा है? तो प्रशासनिक संगठन अब जब उत्तर लिखो ना तो इस तरफ मतलब आपके राइट हैंड साइड में कोष्टक बनाना और इस तरीके की ये बना देना डायग्राम। तो सबसे नीचे जाता है परिवार का मुखिया कुलुप, फिर आता है ग्राम, बहुत सारे परिवारों से बनता है ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, फिर बहुत सारे ग्रामों से बनता है विश, और विश का मुखिया विशपति, और सबसे अंत में आता है जन का मुखिया होता था गोप या राजा। अब देख लेते हैं प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी। कुछ प्रमुख अधिकारी पुरोहित का काम सलाह देना, पूजा पाठ करना, सेनानी का लड़ाई करना, सूत,
स्पर्श, स्पर्श जो थे गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। पुरब, पुरब क्या करता था? पुरब दुर्ग रक्षक था। और उग्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, उग्र मतलब जो अपराधी लोग थे ना उन्हें पकड़ने का काम उग्र करते थे। फिर आ जाता है सभा और समिति, राजनीतिक उसमें। तो सभा और समिति क्या काम था इनका? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते थे ये लोग। जैसे आज हमारी संसद में राज्यसभा और लोकसभा है ना, तो वो सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रख रही, उसी तरीके से। फिर विधत क्या थी? विधत असैनिक व धार्मिक कार्य हेतु ये काम करती थी। चलिए अब अगला देख लेते हैं उनके राजनीतिक जीवन में छठा पॉइंट, न्यायिक प्रशासन। ऋग्वेदिक काल में न्यायिक प्रशासन कैसा था? सर्वोच्च अधिकारी राजा था। देखो भैया, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त, मौर्य, मुगल काल तक न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा, सम्राट, और आगे चल के आपका बादशाह अगर मुगल काल में आ गए। तो ये वाला पॉइंट आप प्रशासनिक संरचना में चेप देना। फिर आता है सैनिक प्रशासन। तो सेना जो थी ना, उनकी स्थायी सेना का अभाव था, तो ऋग्वेदिक काल में स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। फिर मिलिशिया क्या था? ये 3 मार्कर में पूछ सकता है। तो ऋग्वेद काल में युद्ध के समय बनी सेना को हम मिलिशिया कहते हैं। फिर आता है कर व्यवस्था। देखो ये वाले जो पॉइंट है ना, आप तीसरे नंबर और तीसरे या चौथे नंबर पे लिखना। मेरे हाथ यहाँ पे गलती हो गई 8वें नंबर पे, पता होना चाहिए मुझे, मेरी गलती है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस में गलती हो गई। चलिए इस बात के लिए सॉरी। तो जो कर व्यवस्था है ऋग्वेदिक काल में कोई नियमित कर नहीं, और बलि नामक एक कर मिलता है, लेकिन ये स्वैच्छिक कर था। इस तरीके से हमने उनका राजनीतिक जीवन देख लिया। अब बात करते हैं भैया ऋग्वेद समाज के धार्मिक जीवन की, कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था, वो क्या करते थे। तो इसको फिर वही इंट्रो आपको क्या लिखना, 1500 से लेके 1000, और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। बात खत्म, इंट्रो खत्म अपना। अब देख लेते हैं इनका धार्मिक स्वरूप कैसा है। तो प्रकृतिवादी लोग थे ये, तो इनकी ज़िंदगी की सिर्फ एक मकसद था कि वर्षा बंद हो जाए या वर्षा हो जाए, जो नदी में बाढ़ आ रही वो नदी चल जाए। अग्नि और वृक्ष पूजक, तो ये मतलब इन्हीं चीज़ों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा, वृक्ष की पूजा, अग्नि की पूजा, वृक्ष पूजक, जो चीज़ सामने दिख रही है उसकी पूजन हो रही। धर्म में पुरुष भाव की प्रधानता, क्या मतलब हुआ कि उस दौरान के जितने भी देवता है ना, उन सब में मतलब देवताओं का जो पुरुष देवता है ना, उनका वर्चस्व है। ऋग्वेद में एक जगह वर्णन मिलता है कि इंद्र भगवान ने उषा नामक एक देवी का रथ तोड़ दिया था। चलिए फिर बहुदेववाद, हम जानते हैं कि भारत के जो हिंदू धर्म है उसमें बहुदेववाद देखने को मिलता है। बहुत सारे देवता है, इंद्र, वरुण, अरुण, इस तरीके सभी देवता देखने को मिलते हैं हमें। चौथा पॉइंट, उस काल के धर्म की विशेषता, स्थान विशेष आधारित देवता हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंद्र वर्षा का देवता, पूषण पशुओं का देवता, अश्विन हमारी बीमारियों का निवारण करने वाला, अग्नि आग वगैरह देखने वाला, और जो देवता और मनुष्य के बीच में कड़ी हुआ करती थी। समझ गए। चलिए अब देख लेते हैं जो पूजा मूजा कर रहे थे उसकी रीति क्या होती थी। आराधना की जो रीति थी उनकी, प्रार्थनाएं करते थे, स्तुति करते थे। हे नदी जो तुम बढ़ाई हो पीछे चले जाओ, हे अग्नि जो तुम जल रही हो बुझ जाओ, नदी तुम्हारा जो बाढ़ आ रही वो कम हो जाए, इस तरीके की प्रार्थना करते थे। फिर इनकी जो प्रार्थना का उद्देश्य क्या था, इनकी जीवन का धार्मिक उद्देश्य क्या था, भौतिक सुख की प्राप्ति थी। इन्हें मतलब नहीं था स्वर्ग और नरक में जो कुछ है वो यहीं पे, आज मुझे खाना मिल जाए, ये नदी वापस चल जाए, इस तरीके की चीज़ों में वो विश्वास करते थे। फिर ये लोग जो है ना पंच महायज्ञ करते थे। पंच महायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ मतलब जो आपने वेद में पढ़े ना, उसके बाद आप ब्रह्मयज्ञ करते थे। फिर देवयज्ञ क्या होता था, देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृयज्ञ में क्या होता था, पितृयज्ञ में जो श्राद्ध और तर्पण जो आज भी चल रहा है पितृयज्ञ, अतिथि में तुम्हारे घर जो आएगा उसे खिलाओ पिलाओ। और भूत यज्ञ में होता था अपने घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए भोजन रख देना। सिंपल क्लियर। और इस फिर 8वां पॉइंट आप लिख के आओगे इनके धर्म के बारे में, 16 संस्कारों का महत्व था ऋग्वेदिक काल में। 16 संस्कार में जैसे अंत्येष्टि हो गए, फिर संतानों उत्पत्ति के समय गर्भाधान हो गया है ना, पुंसधन संस्कार हो गए, इस तरीके की 16 संस्कार एग्जाम्पल लिखे आना। इस तरीके से हमने देख लिया ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन। अब देख लेते हैं ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन। तो ऋग्वेदिक समाज में पशुपालन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवसाय था। ठीक है, वो पशु ही चराते थे। सर्वाधिक महत्व किस जानवर का था, तो गाय का था।
और गाय को कहा जाता अगन्या। अगन्या 3 मार्कर में आपसे कभी भी पूछ सकता। तो अगन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग, जिसे मारा ना जा सके उसे अगन्या कहते हैं। एक और 3 मार्कर जो आपसे पूछ सकता है वो गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता है गायों के लिए लड़ा गया युद्ध। अब देखो ऐसे समझ लो, अगर पशुपालन ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट चीज़ पे ही लड़ाई होगी ना, तो लड़ाई होती थी गायों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में कृषि कैसी थी? तो कृषि का सीमित स्वरूप में होती थी, थोड़ी बहुत हो गई। फिर इसके बाद कृषि के लिए हल व खाद का प्रयोग होता था, गाय का गोबर वगैरह। ऋग्वेद में जो यव अनाज है ना उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा सिंचाई में वर्षा का जल व तालाब से ऋग्वैदिक काल में सिंचाई हुआ करती थी। कोई 3-4 पॉइंट आपको लिखना है बस। फिर वाणिज्य व्यापार देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित वाणिज्य व्यापार था। दूसरा, मुक्त आंतरिक व्यापार के ही साक्ष्य मिलते हैं, हमें कोई विदेशी व्यापार के साक्ष्य ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिर इनके माप की इकाई क्या थी? तो निष्क और शतमन इनके माप की इकाई हुआ करती थी। आगे यातायात के साधन। तो यातायात के साधन क्या होगा? इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नाव के प्रयोग मिल रहे हैं, लेकिन आगे चल के कुछ साल बाद हमें नाव के प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिर अगला जाता उद्योग धंधे। तो बढ़ई, रथकर, कुम्हार, मटके वगैरह हमें देखने को इस काल में मिलते हैं। तो निष्कर्ष क्या लिखोगे? तो जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था है ग्रामीण व निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, मतलब खाने पीने के लिए करते थे, है ना। चलिए इसके साथ आज की क्लास ख़त्म हुई ऋग्वैदिक काल की, और मैं कल पढ़ाऊंगा आपको उत्तर वैदिक काल का समाज। इसके बाद हम गुप्त, मौर्य, बाकी सब पूरी हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।